हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवालय स्टडी अड्डा। आज हम बात करेंगे एमपी सेट के पेपर की। एमपी सेट 2024 के, ठीक है। भूगोल से संबंधित इसमें जो है 51 से लेकर के 150 तक के प्रश्न हैं, जिसमें आज हम 51 से लेकर के 100 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे प्रश्न एक ही वीडियो में देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में देखेंगे। आज हम बात करेंगे 51 से 100 तक, जो है ज्योग्राफी एमपी सेट का पेपर है, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। विस्तृत व्याख्या देखेंगे इसकी, ठीक है। और प्रयास करेंगे कि जितने भी नवीनतम आंकड़े सम्मिलित किए जा सके उनको भी देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भूखंड लॉरेशिया का भाग नहीं था। प्रश्न पढ़ते समय ये बात जरूर ध्यान देनी है कि था या नहीं था, है या नहीं है, इस पे, क्योंकि अक्सर ह्यूमन एरर यहाँ से हो जाती है। तो कौन सा भूखंड लॉरेशिया का भाग नहीं था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, वेगनर महोदय थे, वेगनर महोदय, उन्होंने 1912 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कार्बोनिफेरस में पैंजिया का जो है विभाजन प्रारंभ हो गया था। जब पैंजिया का विभाजन हो गया तो पैंजिया जो है 2 भागों में टूट गया, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग, ठीक है। तो जो उत्तरी भाग था उसी को जो है वेगनर ने लॉरेशिया कहा है, ठीक है। जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया सम्मिलित हैं, ठीक है। जबकि दक्षिणी भाग को उन्होंने क्या था, गोंडवाना लैंड कहा था, ठीक है। जिसमें कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप शामिल थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है लॉरेशिया का भाग नहीं था, जबकि उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरोप जो है लॉरेशिया के भाग थे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म प्लेट का उदाहरण है। सूक्ष्म प्लेट का उदाहरण है, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मुख्यतः प्लेटें 2 प्रकार की होती हैं, एक मुख्य प्लेटें और दूसरी गौड़ प्लेटें, ठीक है। तो मुख्य प्लेटों में आपने देखा होगा 6 या 7 प्रकार की प्लेटें रखी गई, बाकी सबको गौड़ प्लेटों में रखा गया है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है, जबकि ये सारी प्लेटें जो दी गई हैं विकल्प में, ये सारी गौड़ प्लेटें ही हैं, लेकिन हो सकता है साइज के आधार पर पूछ ले कि सबसे छोटी प्लेट कौन सी है। तो आयोग ने इसका जो उत्तर माना है वो जुआन डी फूका प्लेट को माना है, ठीक है। कैरिबियन प्लेट कैरिबियन सागर में है, फिलीपाइंस प्लेट जो है फिलीपींस सागर में स्थित है। जुआन डी फूका प्लेट यदि आप देखेंगे तो जो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट है, अगर हम ऐसे करके थोड़ा सा उत्तरी अमेरिका को बनाने का प्रयास करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है जुआन डी फूका प्लेट पाई जाती है, ठीक है। तो आयोग ने इसका जो सही उत्तर माना है वो जुआन डी फूका प्लेट को माना है। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। 53 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर है डब्ल्यू पिंक। वाल्टर पिंक ने जो है ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया था, जो कि ढालों के विकास से संबंधित है। डेविस महोदय ने जो सिद्धांत दिया था उसको हम लोग बोलते हैं ढाल पतन सिद्धांत। क्या बोलते हैं, ढाल पतन सिद्धांत। पिंक ने जो दिया था उसको बोलते हैं ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, ठीक है। एम सिमंस ने 1962 ईस्वी में पिंक के ही विचारों की समीक्षा प्रस्तुत करी थी। जो ढाल से संबंधित पिंक ने जो अपना सिद्धांत दिया था उन्हीं की जो है समीक्षा प्रस्तुत करी थी, किसने, सिमंस महोदय ने 1962 में, ठीक है। और ये यंग ने जो दिया था उसको बोलते हैं प्रक्रम अनुक्रिया मॉडल, ठीक है। तो ये जो है ढाल के विकास से संबंधित सिद्धांत थे, जिसमें प्रश्न था ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया है, तो राइट आंसर उसका है
वाल्टर पेंक ने अपना ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, भूकंप की पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है? भूकंप की पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है? तो 103 से लेकर के 145 तक, किसी किसी बुक में आपको 105 से लेकर के 145 तक भी मिल जाएगा। तो आप विकल्प देख के टिक कर सकते हैं कौन सा विकल्प आपको मिल रहा है। 103 से लेकर के 143 तक। इसमें अगर आप थोड़ा समझ लें, यहाँ पे हम बताते हैं, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। मान लीजिए कोई भूकंप की उत्पत्ति हुई, ऐसे तरंगे चलती हैं, तो जो पृथ्वी के केंद्र में जाती हैं वो सिर्फ पी तरंगे होती हैं, एस तरंगे उसमें नहीं जा पाती। यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है वो पी एंड एस दोनों तरंगे मिलती हैं। यहां से यहां का क्षेत्र है सिर्फ पी तरंगे मिलती हैं, ये भी पी एवं एस दोनों तरंगों। ये जो क्षेत्र है जिसको हम छाया क्षेत्र बोलते हैं, ये ही 103 डिग्री से लेकर के 143 डिग्री तक होता है, जहां पर पी तरंगे दिखाई नहीं देते हैं। उनको जो है क्या बोलते हैं, शैडो जोन ऑफ पी वेव्स बोला जाता है, दोनों तरफ ऐसे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वलन के शिखर और निकटवर्ती गर्त द्रोणी के बीच स्थित चट्टानी तल के विस्तार को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है वलन की भुजा। जैसे हम लोग समझ लेते हैं, ये मान लीजिए कोई ऐसे है, तो वलन के शिखर, शिखर ये हो गया अपना। ठीक है, निकटवर्ती गर्त के द्रोणी के बीच स्थित चट्टानी, ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, इसको हम क्या कहेंगे, वलन की भुजा, या क्या कहते हैं, लिम्ब ऑफ फोल्ड कहा जाता है इसको, लिम्ब ऑफ फोल्ड कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 56। 56 जो है हमारा प्रश्न कह रहा है कि शिला फलक के घूर्णी पतन को जाना जाता है। शिला फलक के घूर्णी पतन को जाना जाता है। तो 4 विकल्प दिए हैं, हमारा जो सही आंसर है वो है लुढ़काव, टोपली जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रकार का लंबवत संचलन है। क्या है, एक प्रकार का लंबवत संचलन है, जिसमें जो है सेलों का रोटेशनल फॉल होता है। सेलों को क्या होता है, रोटेशनल फॉल होता है, मतलब ऐसे लुढ़क के चलती हैं, ऐसे लुढ़क के चलती हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, लुढ़काव कहा जाता है। शिला फलक के घूर्णी पतन को क्या कहते हैं, टोपले या लुढ़काव कहा जाता है। लंबवत संचलन है, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, हमारा विकल्प जो है सही है वो है स्ट्रम्बोली को। स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आपको पता है कि भूमध्य सागर में एक द्वीप है लिपारी, उसी पे जो है लिपारी द्वीप पर स्थित है स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी से हमेशा जो है प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, इसीलिए इसको जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये भूमध्य सागर में स्थित है और लिपारी द्वीप पे स्थित है। ये नाम क्या है, स्ट्रम्बोली। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी आपदा से संबंधित है, कौन सा जो है वो ज्वालामुखी आपदा से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है लहर। ठीक है, लहर। आप जो है अगर पढ़ेंगे बुक्स में तो आप देखेंगे कि ज्वालामुखी आपदा के अंतर्गत लावा प्रवाह, लहर, पंख प्रवाह, धूल, राख, उद्भेदन, जहरीली गैसें, ठीक है, धुआं, विखंडित पदार्थों का जो है
नीचे की तरफ गिरना, ये सब जो है किससे संबंधित हैं? ज्वालामुखी आपदा से संबंधित चीजें हैं। जबकि सुनामी हो गया, मृदा सर्पण हो गया, शैल सर्पण हो गया, ये ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। तो 58 का जो सही आंसर क्या है? लहर, ये ज्वालामुखी आपदा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे हम लोग। 59 है कि टेफरा के मध्यवर्ती आकार के टुकड़ों को कहा जाता है। टेफरा के मध्यवर्ती टुकड़ों के आकार को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है लैपली। क्या कहा जाता है? लैपली। अब ज्वालामुखी से जब पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक है, तो हवा में उछाल दिया जाता है ऊपर। हवा में उछालने के बाद वो नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। तो जो सबसे छोटे कण होते हैं, जिनका आकार 2 मिलीमीटर से कम होता है, उनमें जो है राख एवं धूल शामिल होती है। इनसे जो बड़े आकार के होते हैं उनको कहा जाता है स्कोरिया। क्या कहा जाता है? स्कोरिया। इनसे जो बड़े आकार के होते हैं वो मटर के दाने के समान होते हैं, मटर के दाने के समान होते हैं, और इनको ही लैपली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैपली कहा जाता है, ठीक है, जिनका आकार 2 से 64 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है। इनसे लैपली से भी जो बड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी बम कहा जाता है। इनका आकार जो है 6 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, 6 सेंटीमीटर या उनसे बड़ा होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी बम कहते हैं। तो टेफरा के मध्यवर्ती आकार के टुकड़ों को जो है लैपली कहा जाता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। डब्ल्यू पेंक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप अपर्दन चक्र के अंतिम उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, आपको पता है कि जो है डब्ल्यू पेंक जर्मन जो है भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, और इन्होंने जो है अपना जो सिद्धांत दिया था मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम मॉडल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम मॉडल, भूआकृतिक मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें जो है इन्होंने कहा था कि उत्थान से पूर्व जो स्थल खंड होता है या स्थल रूप होता है उसको प्राइमा रंप बोलते हैं, ठीक है। अंतिम अवस्था में जो अंतिम उत्पाद बचता है उसको इन्होंने इंड्रम्फ कहा है। क्या कहा है? इंड्रम्फ कहा है, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या है? इंड्रम्फ, विकल्प डी, ठीक है। डब्ल्यू पेंक ने जो अंतिम उत्पाद बताया उसको क्या कहा? इंट्रम। और जो है उत्थान से पूर्व में जो स्थल रूप रहता है वो प्राइमा रंफ रहता है, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। सौर स्पेक्ट्रम की कितनी ऊर्जा जो है अवरक्त किरणों द्वारा वहन होती है? ठीक है, तो जो है आयोग ने इसका उत्तर माना है 41%, ठीक है। लेकिन यदि आप बुक्स में देखेंगे तो 41% जो है वो दृश्य प्रकाश का, विजुअल रेंज का जो है, और जो इंफ्रारेड है या अवरक्त है, अवरक्त का जो है वो 51% के आसपास है, ठीक है। तो एक बार आप भी ये चेक कर लीजिएगा। मैं आपको जो उत्तर बताता हूँ यहाँ पर वो आयोग के द्वारा दी गई आंसर की के अनुसार बताता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा कि इसका जो राइट आंसर 51% है या 41% है। हालांकि टेक्स्ट बुक्स में तो 51% मिल रहा है, बाकी आयोग ने इसका उत्तर 41% माना है, जबकि 41% जो है दृश्य प्रकाश का होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 61 का जो सही उत्तर है वो है बी। अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, कथनों को पढ़ना है। दिन के समय ऊपर की ओर चलने वाली हवा को कैटाबेटिक हवा कहा जाता है। सर्दियों में फान पवन के आगमन के बाद स्विट्जरलैंड की घाटियां जलवायु के लिए मरुदान बन जाती हैं, ठीक है। कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, विकल्प दिए गए हैं, तो हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। कैटाबेटिक और जो है एनाबेटिक किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र पर दिन के समय सूर्य चमकता है, ठीक है। जब सूर्य चमकता है तो जो सतह पहाड़ी क्षेत्रों में दिन के समय जब सूर्य की किरणें चोटी पर पड़ती हैं, इसके शिखर पर पड़ती हैं, तो अधिक गर्म हो जाता है क्षेत्र। जबकि जो घाटी वाले क्षेत्र होते हैं वो कैसे रहते हैं? वो ठंडे रहते हैं, ठीक है। तो ठंडे क्षेत्र मतलब हाई प्रेशर, गर्म क्षेत्र मतलब लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। इन्हीं पवनों को क्या कहा जाता है? एनाबेटिक कहा जाता है, एनाबेटिक कहा जाता है।
जबकि रात में ये व्यवस्था उलट जाती है। तो रात में जब व्यवस्था उलट जाती है तो जो है ऊपर से नीचे की तरफ पवनें चलना प्रारंभ हो जाती हैं। इनको जो है कैटाबेटिक कहा जाता है। इनको जो है कैटाबेटिक कहा जाता है। अब हमारे प्रश्न में क्या दे दिया है? उल्टा दे दिया है। ठीक है, प्रश्न में हमारा क्या दिया है कि दिन के समय ऊपर की ओर चलने वाली पवनों को कैटाबेटिक कहा जाता है। नहीं, ऊपर की ओर चलने वाली पवनों को एनाबेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो कथन तो हमारा एक गलत हो गया। दूसरा कथन है सर्दियों में फान पवन के आगमन के बाद छूटे जलने के, ये कथन जो है सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल दूसरा कथन सही है। जो फान है ये कैसी है? शुष्क एवं गर्म पवन है। ठीक है, ये दक्षिणी आल्प्स के सहारे ऊपर उठती है। दक्षिणी आल्प्स के सहारे ऊपर उठती है। वर्षा करने के पश्चात उत्तरी ढाल के सहारे जो है नीचे उतरती है। उतरते समय क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है तथा इसका तापमान जो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, जिसके प्रभाव स्वरूप क्या होता है कि जो है वहां की बर्फ पिघलने लगती है। ठीक है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है ना। जब बर्फ पिघल जाएगी तो घास उग जाएगी, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है। अंगूर शीघ्र पकने लगते हैं, तापमान बढ़ेगा तो फल जो है अंगूर शीघ्र पकने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो है फान के कुछ प्रभाव हैं। तो क्या हो जाता है? स्विट्जरलैंड की घाटियां मरुद्यान बन जाती हैं। तो हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से किसका निचले वायुमंडल के संगठन में अन्य गैसों से कम हिस्सा है? ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 0.03% हिस्सा है। ठीक है, नियॉन का जो है 0.002% हिस्सा है। ठीक है, और आर्गन का 0.93% है। ठीक है, और जो ओजोन है उसका है 0.00006। तो सही उत्तर जो है हमारा क्या मिल गया? ओजोन जो है इसका राइट आंसर है। वायुमंडल में सबसे कम इन चारों गैसों में कौन सी पाई जाती है? ओजोन पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन का कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जलवायु परिवर्तन के कुछ सिद्धांत हैं, उनमें से एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत है। ये सिद्धांत टी.सी. चैम्बरलिन महोदय ने दिया है। इन्होंने बताया था कि वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी या उसमें परिवर्तन होगा तो जो है विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तित होगी। किसने कहा था? टी.सी. चैम्बरलिन महोदय ने कहा था कि यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में परिवर्तन होगा तो विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत सुमेलित है? CFA, DW, BWH, CFB कोपेन का वर्गीकरण है ये। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कुछ शब्द आप याद कर लेंगे तो याद, जैसे एफ है। एफ होता है साल भर वर्षा या आर्द्र ऋतु। किसको बोलते हैं हम लोग? आर्द्र ऋतु। तो एफ संबंध देखिए यहां पर लगा एफ, कोई शुष्क मौसम नहीं, मतलब साल भर वर्षा हो रही है। ठीक है, यहां भी एफ लगा, यहां लिखा है शुष्क ग्रीष्मकाल। जब भी एफ शब्द लगेगा तो शुष्क तो हो ही नहीं सकता, ये बात आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो यही प्रश्न जो है, यही विकल्प क्या है? गलत है। CFB जो है ये मैच नहीं कर रहा। 65 का डी सही है, जबकि बाकी A, B, C तीनों आपस में क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। ठीक है, बी आपको पता है शुष्क क्षेत्र के लिए दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए शुष्क सुखा या मरुस्थल की बात हो जाती है, और सी उसके बाद डी। ठीक है, तो एफ शब्द इसमें लगा हुआ है तो कोई मौसम शुष्क नहीं है, और जबकि इसमें भी एफ शब्द लगा हुआ है, इसमें शुष्क लिख दिया। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी है। 65 का राइट आंसर क्या है? डी। अगला हम लोग देखते हैं, समताप मंडल में सामान्यतः बहुत कम जलवाष्प या धूल होती है। ठीक है, ओजोन के अणु समताप मंडल को गर्म करते हैं, जिससे ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। कौन से कथन
सही हैं पूछा है। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। समताप मंडल में जो है, जो जलवाष्प है, सामान्यतः बहुत कम जलवाष्प से धूल पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में जो है 90%, कितनी 90% जलवाष्प सिर्फ 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। और आपको पता है कि 8 किलोमीटर तक क्षोभमंडल ही पाया जाता है। 8 किलोमीटर की जो रेंज है वो क्षोभमंडल में ही आती है। ठीक है, और ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। आपको पता है कि 12 से 35 तक जो है ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, जो कि क्या करती है, सूर्य से आने वाली यूवी को अवशोषित करती है, तो जिससे तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ना। तो दोनों कथन हमारे क्या है, सही हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं अगला 67। कौन सा भेड़ बादल के रूप में जाना जाता है? कौन सा जो है कौन सा बादल है इनमें से जो भेड़ बादल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है अल्टो क्यूमुलस बादल। बी ऑप्शन इसका सही है। ये जो है भूरे या श्वेत रंग का होता है, भूरे या श्वेत रंग का होता है, और जब ये बादल छाए होते हैं ऊपर तो बड़ा ही मनोहर दृश्य जो है देखने को मिलता है, और जिसे हम भेड़ बादल के रूप में भी जानते हैं। कौन सा? अल्टो क्यूमुलस बादल को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 68। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब कम होता जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब कम होता जाता है। अधिक ऊंचाई पर वायु के अणु अधिक फैले होते हैं और दबाव कम होता है, क्योंकि अंतर आणविक स्थान अधिक होता है। कौन से कथन सही हैं? तो इस प्रश्न के जो है ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब कम क्यों हो जाता है, क्योंकि धरातल के नजदीक क्या होता है, धरातल के नजदीक गैसों का घनत्व अधिक पाया जाता है। गैसों का घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, और वायुदाब अधिक होता है, इसलिए वायुदाब अधिक होता है। जबकि जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ते जाते हैं गैसों का घनत्व कम होता जाता है और दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गैसों के कण दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच का जो स्थान होता है वो बहुत खाली होता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों कथन सही हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्षा के निर्माण के टकराव संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो वर्षा के निर्माण के टकराव संलयन का सिद्धांत जो है ईजे वोमेन महोदय ने दिया था। अभी अगर आप लोग देखें, हमने जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर सॉल्व किया है, बहुत सारे प्रश्न वहां से इसमें रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा कि पेपर में प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। इसलिए हम पुराने पेपर को अधिक से अधिक सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो हमारे आगे आने वाले एग्जाम है उसमें भी पेपर में प्रश्न जो है क्या होंगे, रिपीट होंगे, और रिपीटेड प्रश्न हमको गलत नहीं करने हैं। इसलिए हम जोर देते हैं कि हमारे पुराने पेपर जितने भी हमें मिल सकें वो हम क्या करें, सॉल्व करा सकें, उनकी व्याख्या देख सकें। तो वर्षा के निर्माण का जो है टकराव संलयन सिद्धांत किसने दिया? ईजी वोमेन महोदय ने दिया है। इसी तरह वर्षा का जो है एक और सिद्धांत है, वर्षा निर्माण या वर्षा का एक और सिद्धांत है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमकण सिद्धांत बोलते हैं। हिमकण सिद्धांत बोलते हैं, जो कि 1933 ईस्वी में टी बर्गरान महोदय ने दिया था। टी बर्गरान महोदय ने दिया था हिमकण सिद्धांत। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है? पूर्णतः मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CFC भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो है खोज जो है यूएसए के थॉमस मिजले जूनियर ने की थी 1930 ईस्वी में। ये गैस जो है ओजोन विनाश के लिए उत्तरदायी है, ओजोन विनाश के लिए उत्तरदायी है, और पूरी तरह से जो है मानव जो है जनित या मानव निर्मित गैस है। अगले देखते हैं हम लोग प्रश्न, महासागरीय जल के सतह पर निम्नलिखित में से
किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? 4 कारक दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसका प्रभाव जो है महासागरीय जल के तापमान पर नहीं पड़ता है? ठीक है, तो हम सब पहले देखते हैं अक्षांश जो है, बढ़ते अक्षांश के साथ तापमान में गिरावट होती है। जैसे हम भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या गिरावट होगी। तो अक्षांश जो है महासागरीय सतही जल के तापमान को प्रभावित कर रहा है। प्रचलित जो हवाएं हैं वो भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि उष्णकटिबंध में, किसमें, उष्णकटिबंध में अगर हम बात करें, पवनों के प्रभाव के कारण जो महासागरों के पश्चिमी भाग होते हैं, पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंध में। और ऐसा किस लिए होता है? प्रचलित हवाओं के कारण। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ओशनिक करंट, समुद्री धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो वहां के तापमान को बदल देती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है, कोई भी जो आप गल्फ स्ट्रीम धारा देख लीजिए, जब उत्तरी सागर पहुंचती है तो वहां के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं विकल्प तापमान को प्रभावित करते हैं, प्रभाव पड़ता है। जबकि हमारा चौथा जो सही उत्तर है वो है महासागरीय गर्तें। इनका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है महासागरीय जल के सतह के तापमान पर। तो सही आंसर क्या हो गया? महासागरीय गर्त। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है? किस सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है? तो हम लोग देखते हैं भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर में 37 से 39 के आसपास जो है लवणता पाई जाती है। लाल सागर में जो है 37 से 41 प्रति 1000 ग्राम जो है लवणता पाई जाती है। जबकि बाल्टिक सागर जो है उसमें पाई जाती है 3 से 15, और काला सागर में 15 से 18 ग्राम प्रति 1000। ठीक है, तो सही उत्तर हमें मिल गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में जो है सबसे कम लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, महासागरीय जल का तीव्रतम बहाव किस रूप में दिखाई देता है? तीव्रतम बहाव किस रूप में दिखाई देता है? ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जैसे हम कहते हैं ना, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम को जब आप इसकी व्याख्या संबंधित करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट जो है समुद्री जल जो होता है या समुद्री सतह का जो जल होता है वो पवन के प्रभाव से जो है उसमें मूवमेंट शुरू हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। करंट क्या होती? धारा क्या होती? एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित सीमा में जो है तीव्र गति से चलने वाली जल की धारा को क्या कहते हैं? जलधारा कहते हैं या इसको करंट कहते हैं। लेकिन जो स्ट्रीम होती है ये क्या होती है? ये तीव्र गति से भी चलती हैं, इनकी जो है सीमा भी निश्चित होती है, यहां से लेकर के वहां तक जाएंगी। लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है ये नदियों के समान चलती हैं, नदियों के समान चलती हैं। ठीक है, एकदम आपको दूर से ही समुद्र में जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई जो है स्ट्रीम बह रही है, क्योंकि ये नदियों के समान बहती हैं। ठीक है, तो जब नदियों के समान तीव्र गति से निश्चित जो है मार्ग में या निश्चित सीमा बहती हैं उनको क्या कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है, और जिनका जो है बहाव क्या होता है? तीव्रतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समस्त महासागरीय नितल का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय मगन तट से घिरा हुआ है? कितना क्षेत्र महाद्वीपीय मगन तट से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर तो हम लोग देख लेते हैं, 8.6% भाग जो है मगन तट से घिरा हुआ है। अब इस प्रश्न से संबंधित थोड़ी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं बड़ी करके, तो हमारे आगे के प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशन से संबंधित कुछ डेटा देख लेते हैं। मगन तट, मगन ढाल और मैदान। ठीक है, तो जो मगन तट हैं वो अटलांटिक महासागर में 13.3% भाग पर पाए जाते हैं, जबकि प्रशांत महासागर में 5.7% भाग पर पाए जाते हैं, और हिंद महासागर में
4.2% भाग पर पाए जाते हैं मगन तट। ओवरऑल पूरे समुद्र में 8.6% भाग पर मगन तट फैले हुए हैं। यही हमारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मगनढाल देख लेते हैं। जो मगनढाल है वो अटलांटिक महासागर में 12.4% भाग पर पाए जाते हैं, जबकि प्रशांत महासागर में 7% भाग पर पाए जाते हैं और हिंद महासागर में 6.5% भाग पर पाए जाते हैं, जबकि संपूर्ण महासागर में 8.5% भाग पर जो है क्या मगनढाल पाए जाते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे अगर हम लोग देखें मैदान, तो अटलांटिक ओशन में जो है 54.9% भाग पर मैदान पाए जाते हैं, जबकि प्रशांत महासागर में 80.3% भाग पर जो है पाए जाते हैं, जबकि इंडियन ओशन में 80.1% भाग पर पाए जाते हैं और संपूर्ण महासागर के 75.9% भाग पर जो है मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रश्न पूछा गया था कि समस्त महासागरीय तल का कितना प्रतिशत क्षेत्र मगन तट से घिरा हुआ है, तो 8.6% जो है क्षेत्र मगन तट से घिरा हुआ है। हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो इससे संबंधित भी हमने वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड करी है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेंचेज जो हैं उनसे संबंधित एक वीडियो हमने अपलोड करी है, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? अभी प्रश्न देख रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है? मेरियाना गर्त। तो ठीक है, मेरियाना गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर नहीं, उत्तरी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, रोमसे जो है ये उत्तरी आंध्र महासागर नहीं, ये एग्जैक्ट भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है, भूमध्य रेखा पर ही पाई जाती है। ठीक है, क्यूराइल जो गर्त है वो सखालिन द्वीप के पास ही पाई जाती है, जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। सही सुमेलित है, यही है हमारा विकल्प सही। ठीक है, सुंडा गर्त कहाँ पाई जाती है? इंडियन ओशन में पाई जाती है। यदि आपको ट्रेंच महासागरीय खाइयों से संबंधित विस्तृत व्याख्या देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। महत्वपूर्ण जितनी भी 40-50 खाइयों के बारे में उसमें बताया गया है, वो सभी एग्जाम में पूछी गई हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो 75 का जो सही आंसर है वो है क्यूराइल गर्त, सखालिन द्वीप के पास पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उदासीन किनारे का उदाहरण नहीं है? कौन उदासीन किनारे का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है फ्योर्ड किनारा। क्या है? फ्योर्ड किनारा। ऐसी तटरेखा, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ऐसी तटरेखा जहां ऐसी तटरेखा जहां समुद्र तल और तटीय क्षेत्र के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है, ना तो क्षरण होता है और ना ही निर्माण होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन किनारा कहते हैं। ठीक है, अब वो उसमें है कौन सा नहीं? प्रश्न पूछा उदाहरण नहीं है, तो कौन सा उत्तर है? फ्योर्ड किनारा ऐसा नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो उसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कोस्टल जोन रेगुलेशन का संबंध है। कोस्टल जोन रेगुलेशन का संबंध है। ठीक है, तो ये कोस्टल जोन रेगुलेशन जो है ये 1991 में हुआ था पारित, और ये सुनामी की सुरक्षा के साथ
जोड़ा जाता है इसको, ठीक है, सुनामी की सुरक्षा के साथ जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यदि हम इसको देखें, सारगासो सागर, सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। आपने कनारी धारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मिलती है, ये भी सही है। इरविंजर की धारा या इरविंगर की धारा जो है ये आइसलैंड का दक्षिणी तट, ये भी सही है। फाकलैंड की धारा उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, ये गलत है। सही सुमेलित हमारा यही विकल्प नहीं है, क्योंकि ये जो है उत्तरी अमेरिका नहीं, जबकि यदि आप देखें ऐसे दक्षिणी अमेरिका है जहाँ पर, और यहाँ फाकलैंड द्वीप है, यहाँ से प्रभावित होती हुई एक ठंडी धारा है जिसको हम लोग क्या है, फाकलैंड धारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अपभूज्वार है, अपभूज्वार है, ये अपभूज्वार का जो राइट आंसर है वो है निम्न ज्वार, लो टाइड जिसको बोलते हैं। क्यों, कब ये बनता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, अधिकतम दूरी पर होता है, तो ज्वार उत्पन्न करने की जो शक्ति है वो क्या होती है, कमजोर होती है, क्षीण होती है, ठीक है। तब जो है निम्न ज्वार उत्पन्न होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अपभूज्वार कहते हैं, ठीक है। प्रश्न अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है, कौन सी ठंडी धारा नहीं है, ठीक है। तो ब्राजील की जो धारा है वो ठंडी धारा नहीं है, ये एक गर्म जलधारा है, ठीक है। बल्कि बेंगुला, लेब्राडोर और दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट ये कैसी धाराएं हैं, ये ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। प्रश्न आगे देखते हैं हम लोग, भारत में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी, भारत में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत जो है वो 1983 में की गई थी। ये 3 चरणों में चला है, अगर आप इसको थोड़ा समझेंगे तो 1983 में जो शुरू किया गया था वो 1983 जो उसका पहला चरण था 1983 से लेकर के 2001 तक, ठीक है। इसका दूसरा चरण जो शुरू हुआ था, दूसरा चरण जो इसका शुरू हुआ था वो 2002 में शुरू हुआ था और 2016 तक चला था। इसका जो तीसरा चरण जो है वो 2017 में शुरू हुआ था और 2031 तक चलेगा, ठीक है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 3 चरणों में चल रहा है या शुरू हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पोषणीय समाज सिद्धांतों के संदर्भ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है अनव्यकरणीय संसाधनों की रिक्तता को न्यूनतम करना, ठीक है, अनव्यकरणीय संसाधनों की रिक्तता को न्यूनतम करना, ठीक है। और दूसरा क्या है, पृथ्वी की पोषण क्षमता का अनुरक्षण करना, ठीक है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। अनव्यकरणीय संसाधनों, ठीक है, रिक्तता को आप अधिक उपयोग कर लेंगे खत्म हो जाएंगे। नव्यकरणीय संसाधन क्या होता है, उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यदि एक बार खत्म हो गए तो जगह जो है उनकी खाली हो जाएगी, तो उनकी जो रिक्तता है उनको कम करना है और पृथ्वी की पोषण क्षमता का अनुरक्षण करना है, ठीक है। तो ये जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं हम लोग, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ये किसने लिखी है, एल्सवर्थ हंटिंगटन। आप वीडियो में जाकर देखिएगा, आपको 150 इंपॉर्टेंट बुक्स भी दिखाई देंगी हमारी वीडियो में, जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछी गई हैं, वहां से उनको एकत्रित किया गया है और हर एग्जाम में वहां से आपको प्रश्न जरूर मिल जाएगा, तो आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट जो पुस्तक है वो किसकी है, एल्सवर्थ हंटिंगटन की है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता के संदर्भ में, पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता के संदर्भ में 83, 84, पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार पहला क्या है, जीव जंतुओं की मौलिक प्रजातियों का विनाश करके। भाई कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर तब हो जाता है जब उसमें इनपुट और आउटपुट में जो है व्यवधान उत्पन्न हो जाए, ठीक है। और ये व्यवधान कैसे उत्पन्न होगा, यदि हम उसकी मौलिक प्रजातियों को क्या कर दें, नष्ट कर दें। दूसरा, पर्यावरणीय प्रक्रमों में हस्तक्षेप कर दें, जो उस पारिस्थितिक तंत्र में पर्यावरणीय प्रक्रम चालू हैं उनमें हम हस्तक्षेप कर दें।
ठीक है, तब भी उसकी अस्थिरता, उसमें अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। अगला क्या है, किसी क्षेत्र में विदेशी जंतुओं या पौधों का प्रवेश कराकर जो पहले के मूल निवासी नहीं है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता होती है कि उस पारिस्थितिकी तंत्र के अपने जो है देशज जो है क्या जंतु या पौधे होते हैं। यदि हम उस पारिस्थितिकी तंत्र में कोई बाहर से जीव जंतु या जो है पौधा जो है लाएंगे तो वहाँ की मूल जो निवासी हैं या मूल प्रजाति हैं उनको नष्ट करेगा, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र हमारा अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये तीनों जो है कथन बिल्कुल सही हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही हैं। अगला हम लोग देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों का सही जोड़े बनाइए। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, हमेशा पूछा जाता है। पंपास जो है कहाँ का है, दक्षिणी अमेरिका का है। पंपास कहाँ का है, दक्षिणी अमेरिका का। 1 का 3, पंपास कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका का। 1 का 3 दो जगह मिल रहा है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, स्टेपी कहाँ का है, जो है पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया। 2 का 1 यहाँ मिल गया, तो उत्तर हमारा ए हो जाएगा। 3 का 4 डाउन्स जो है, डाउन्स 3 का 4 न्यूजीलैंड में है। ठीक है, 3 का 4 यहाँ होगा। 4 का प्रेरी, 2 उत्तरी अमेरिका। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ये उष्णकटिबंधीय मैदान है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। अगला देखते हैं हम लोग, जल प्रदूषण की दृष्टि से क्षिप्रा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उज्जैन नगर की सीमा में नदी का जल ई श्रेणी का है, इसकी वांछित श्रेणी सी है। ठीक है, तो नीचे दिए गए सही उत्तर सुनिए। आयोग ने जो है इसका सही उत्तर माना है दोनों कथन क्षिप्रा नदी के बारे में सही है। उज्जैन नगर के पास जो है क्षिप्रा नदी का जल जो है ई श्रेणी का हो गया है, इतना पॉल्यूटेड हो गया है, और जबकि उसका वांछित श्रेणी क्या होनी चाहिए, सी होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, जब पारिस्थितिकी तंत्र में बृहद स्तरीय व्यवधानों या अव्यवस्थाओं के बाद प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता स्थापित हो जाती है, तो ऐसी स्थिरता को क्या कहते हैं, ऐसी स्थिरता को कहा जाता है इलास्टिक स्टेबिलिटी, प्रत्यास्थ स्थिरता। ठीक है, पारिस्थितिकी जो स्थिरता होती है वो कई प्रकार की होती है, उसमें एक तो ये भी है स्थिरता लोचकता, प्रत्यास्थ स्थिरता, चक्रीय स्थिरता। ठीक है, इसके अलावा भी कई प्रकार की होती है। तो हम प्रत्यास्थ तो हमारी हो गई जब पारिस्थितिकी तंत्र में बृहद स्तरीय व्यवधानों या अव्यवस्थाओं के बाद प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता स्थापित हो जाती है। लेकिन हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्थिरता लोचकता क्या होती है। जब पारिस्थितिकी तंत्र में, समझ लीजिएगा, जब पारिस्थितिकी तंत्र में इतनी क्षमता होती है, इतनी क्षमता होती है कि उत्पन्न व्यवधानों को सहन करके, उत्पन्न व्यवधानों को सहन करके बदली दशाओं के साथ समायोजित कर लेता है या समायोजन कर लेता है, तो इस प्रकार की स्थिरता उत्पन्न होती, स्थिरता लोचकता कहते हैं उसको। ठीक है, जब पारिस्थितिकी तंत्र में इतनी क्षमता होती है कि उत्पन्न व्यवधानों को सहन कर ले और जो नई दशाएं उत्पन्न हो या बदली हुई दशाएं मिले उनके साथ समायोजन कर ले, तो उसको क्या कहते हैं, स्थिरता लोचकता कहते हैं। ठीक है, अगली क्या था, चक्रीय स्थिरता। चक्रीय स्थिरता क्या होती है कि जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में नियमित बाह्य परिवर्तनों के साथ समायोजन हो जाए तो जो है चक्रीय स्थिरता प्राप्त हो जाती है। जो भी नियमित परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ ही हमने समायोजन कर लिया है, तो उसको क्या कहते हैं, चक्रीय स्थिरता कहते हैं। ठीक है, तो 87 का जो राइट आंसर है वो है प्रत्यास्थ स्थिरता। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन हरित गृह गैस नहीं है, जबकि CO2, N2O, CH4 और CFC
ये सारी जो है कैसी हैं, हरित गृह ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 89 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुद्दा रियो डे जेनेरो सम्मेलन का प्रमुख 5 मुद्दों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं तब इसका उत्तर समझते हैं। 1992 में रियो में 3 से लेकर के 14 जून तक, 1992 में 3 से 14 जून तक रियो में जो है एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में 5 जो है मुद्दे सम्मिलित किए गए थे, शामिल किए गए थे। उनमें पहला मुद्दा था भूमंडलीय तापन, दूसरा मुद्दा था वन संरक्षण, तीसरा मुद्दा था एजेंडा 21, चौथा मुद्दा था जैव विविधता, चौथा था जैव विविधता, और 5वां मुद्दा था रियो घोषणा पत्र, रियो घोषणा पत्र। इन 5 मुद्दों को शामिल किया गया था। तो अब आप समझ लें कि हमारा राइट आंसर हमें मिल गया होगा। हमारा राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा का निर्धारण, ये इसमें शामिल नहीं था। रियो में जो हुआ था 1992 में, उसमें 5 मुद्दे शामिल किए गए थे, जबकि ये वाला शामिल उसमें नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा का निर्धारण करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों का आयोजन के आधार पर अवरोही क्रम में जो है लगाइए, उसके बाद उनका वो निश्चित कीजिए क्रम। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में हुआ था कनाडा में। कनाडा का एक शहर है मनाडा, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। ठीक है, ये क्या था, सीएफसी के उत्पादन एवं उपभोग में कटौती से संबंधित, उपभोग में कटौती से संबंधित है। ठीक है, उपभोग में कटौती से संबंधित है मॉन्ट्रियल 1987। जबकि पृथ्वी सम्मेलन अभी ऊपर समझाया आपको 1992 में हुआ था। तीसरा टोरंटो, ये भी कनाडा में है, ये हुआ था 1988 में। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। वियना कन्वेंशन जो है ये ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया में है, और ये 1985 में हुआ था, और ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। तो आप क्रम देख सकते हैं, 87, 88, 92 और 85। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी, 4132। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा भौगोलिक कारक नहीं है? ठीक है, तो जलवायु, जल की उपलब्धता और मिट्टी, ये तीनों कैसे कारक हैं? ये भौगोलिक कारक हैं, भौगोलिक कारक हैं। जबकि खनिज जो है वो आर्थिक कारक है। क्या है? आर्थिक कारक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखते हैं। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत लंबा प्रश्न है। कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसका उपयोग किसी भी क्षेत्र के भविष्य की जनसंख्या का वर्णन और भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का जो पैटर्न बनता है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम जनसंख्या का आकलन कर सकते हैं। 92 का जो बी विकल्प है ये कथन सही है। इसके अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म, उच्च मृत्यु से न्यून जन्म और न्यून मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। बात सही है। कथन संख्या 3, इसके अनुसार समाज ग्रामीण, कृषि प्रधान व अशिक्षित शहरी, औद्योगिक एवं शिक्षित समाज की ओर प्रगति करता है। ये भी कथन सही है। इसका जो गलत जो है पूछा सही नहीं है वो है चौथा। प्रथम चरण में उच्च प्रजनन क्षमता, कम मृत्यु दर कारण जो इसका प्रथम चरण होता है उसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, इसलिए जनसंख्या जो है स्थायी रहती है। और थॉमसन एवं नोटिस्टीन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है ये, मतलब ये सही नहीं है, बाकी जो 3 कथन दिए गए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय बिंदुओं के बीच होने वाले परिवर्तन से है। ठीक है, बिल्कुल सही है। 2 समय परिवर्तन, मान लीजिए 2001 और 2011, 1 से 11 में जो भी परिवर्तन हुआ है
चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, उसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ठीक है, अगला है अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट को एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं, ये अलग बात कह रहा है और ये अलग बात कह रहा है। तो इसका 93 का जो सही उत्तर है वो है बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये उसकी व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रवास को रिटर्न माइग्रेशन भी कहा जाता है। रिटर्न माइग्रेशन शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। ठीक है, विकासशील देशों में नहीं, लेकिन विकसित देशों में परंपरा हो रही है कि जो शहरों के केंद्रीय भाग हैं वहां से लोग प्रदूषण, ठीक है, और अन्य नगरीय समस्याओं की वजह से छोड़ के गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ये विकसित एवं बड़े नगरीय जो देश हैं जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये परंपरा शुरू है, जिसको क्या कहा गया है, रिटर्न माइग्रेशन कहा जाता है, शहरों से ग्रामीण की ओर। प्रश्न संख्या 95, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में तीसरी बड़ी भागीदारी वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 95 का जो सही उत्तर है वो है बिहार। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। तो तीसरा ही पूछा है, तो तीसरा हमारा क्या हो गया, बिहार। ठीक है, आगे देखते हैं 96 नंबर प्रश्न। भारत में 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, नागालैंड ने जो है ऋणात्मक दर्ज किया। नागालैंड के बाद किसका स्थान था, केरल का था। केरल के बाद किसका था, गोवा का था। जबकि सर्वाधिक जो वृद्धि वाले थे, सर्वाधिक वृद्धि किसने दर्ज की है, अगर उनकी हम बात करें, सर्वाधिक वृद्धि वाले, ठीक है, तो उसमें था मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या था, बिहार। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 97 देखते हैं हम लोग। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है। तो तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय ईसाई है, क्योंकि जो हिंदू हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 79.8% है सन 2011 के अनुसार। हिंदू के बाद क्या है, मुस्लिम्स हैं, जिनकी संख्या है 14.2%। ठीक है, 14.2%। उसके बाद जो है ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, जिनको 2.3% है। उसके बाद सिख हैं जो 1.7% के आसपास देश में हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है हिंदू है और तीसरा सबसे बड़ा जो है वो ईसाई, चौथा सिख। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल है। सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल है, ये जो है ली मॉडल है। सूक्ष्म विश्लेषणात्मक के अंदर वॉलपर्ट महोदय, उन्होंने भी सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल दिया था। ठीक है, वॉलपर्ट महोदय, ली मॉडल और हैंगर स्टैंड महोदय ने, इन लोगों ने क्या है, जो प्रवास का सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल है उसको प्रस्तुत किया था। जबकि जो है जिप महोदय ने 1940 ईस्वी में, 1940 में क्या, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया था। रेवेस्टीन ने अपना मॉडल का जो है 1885 ईस्वी में दिया था। ये भी प्रवास से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्यकालीन नगर नहीं है। ठीक है, मध्यकालीन नगर कौन सा नहीं है, कोलकाता नहीं है। ठीक है, जबकि हैदराबाद जो है वो मध्यकालीन नगर है। कोलकाता आधुनिक नगरों में आता है, क्योंकि ये जो है अंग्रेजों के समय जो है इसके जो है बसाया गया था। भारत में नगरों के विकास की 4 अवस्थाएं या क्रम माने जाते हैं, जिसमें क्या है, पहला है प्रागैतिहासिक, ठीक है, दूसरा है प्राचीन युग, तीसरा है मध्य युग और चौथा है आधुनिक युग। तो जो कोलकाता है वो आधुनिक युग का है। ठीक है, अगले हम लोग देखते हैं आखिरी प्रश्न आज के सेशन का। भारत की
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शहरी क्षेत्र का मापदंड नहीं है। ठीक है, तो भारत की जनगणना में क्या कहा गया है कि कोई भी क्षेत्र जो है यदि नगर पालिका निगम छावनी वाला स्थान है तो वो शहरी क्षेत्र हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति होना चाहिए तो शहरी क्षेत्र हो जाएगा। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या 2500 नहीं 5000 होनी चाहिए। तो इस आधार पर हमारा विकल्प जो है बी सही है, ये कथन जो है गलत है। 2500 की जगह 5000 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आपने आज जो है 51 से 100 तक के प्रश्नों को 100 तक प्रश्नों को देख लिया है, जो कि एमपी सेट 2024 की व्याख्या थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो तक अंत तक देखिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।